Okay, so we will talk about cardiac stimulants. तो कार्डियक स्टिमुलेंट इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हार्ट रेट को बढ़ाना। हार्ट रेट को बढ़ाते हैं ये। इसके अलावा कार्डियक स्टिमुलेंट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसको बढ़ाने का काम करते हैं हार्ट की। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। इसीलिए कार्डियक स्टिमुलेंट्स जो होते हैं हम इनका यूज़ करते हैं किसके अंदर? हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हम कार्डियक स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा शॉक के अंदर हम कार्डियक स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट का काम होता है जो हमारा हार्ट है उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो तेज धड़के और ज़्यादा मजबूती से धड़के। तो ये काम होता है कार्डियक स्टिमुलेंट का। ओके, तो अगर हम बात करें कार्डियक स्टिमुलेंट की तो मेनली 3 तरह के कार्डियक स्टिमुलेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के। एक होता है सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसके अलावा होते हैं PDE इनहिबिटर्स, दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा लास्ट वन इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब इनके हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर आता है एपिनेफ्रिन, इसके अंदर आता है डोपामिन और आता है इसके अंदर डोब्यूटामीन। अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स की तो इसके अंदर आते हैं कौन कौन से मेडिकेशन? एक आता है मिलरिनोन और एक होता है एमरीनोन। सो दीज आर द 2 मेडिकेशंस जो कि फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स होती है एंड दे वर्क एज कार्डियक स्टिमुलेंट्स। दैट मीन्स दे स्टिमुलेट द हार्ट टू बीट फास्टर and with more force. And the example of cardiac glycoside is digoxin. Okay, so now we will study about the sympathomimetics, the mechanism of action of sympathomimetics. तो ये क्या करते हैं? एड्रिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर like beta 1 in heart, they stimulate this beta 1 receptor that is present in the heart and it is an adrenergic receptor. So if we talk about sympathomimetics, what they do, they increase the heart rate, and they also increase the contractility, the force from which the heart contracts. That's what we call contractility. So increase in heart rate, what it is called? This is called chronotropic effect. This is called chronotropic effect. And if the contractility is increased, then we call it inotropic effect. What we call it? We call it inotropic effect. All right, so now let's talk about mechanism of action of adrenergic receptor, beta 1 adrenergic receptor that is present in the heart. So the first question is that they are G protein mediated receptors. अब देखो जी प्रोटीन जो होती है वो 3 तरह की होती है। GQ होती है, GI होती है और GS होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर किस जी प्रोटीन से मीडिएटेड होते हैं, ऑप्शंस आर GQ, GS, GI, व्हाट विल बी योर आंसर? तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। आप इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो जैसे कि निमोनिक है ये किस, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी,
ये है किक, और फिर एक है किस, दैट इज QISS। सो किक का मतलब हो गया GQ, आई का मतलब GI, अगेन Q का मतलब GQ। किसके अंदर, दैट दिस इज GQ, GI, GS एंड अगेन GS। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, निमोनिक है किक मारो, दैट इज MARO। सो M1, this is M2 and this one is M3. This is alpha 1, this is alpha 2, this is beta 1 and this is beta 2. So if anyone asks you that how beta 1, from which G protein beta 1 is mediated, so the answer is GS. And now we will talk about the mechanism of action. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो GS प्रोटीन होती है, इसकी एक अल्फा सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट। ये अल्फा सब यूनिट एक एंजाइम को स्टिमुलेट करती है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है, दिस कन्वर्ट्स ATP into cyclic AMP. Suppose this is the molecule of cyclic AMP. अब इस cyclic AMP का काम क्या होता है, तो एक और एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हम काइनेज A। ये जो एंजाइम है इसका नाम है काइनेज A। इसकी दो यूनिट्स होती है, दो सब यूनिट्स होती है इसकी। एक होती है रेगुलेटरी सब यूनिट, और एक होती है ये वाली जिसे कहते हैं हम कैटालिटिक सब यूनिट। अब ये जो हमारा साइक्लिक AMP वाला मॉलिक्यूल है, ये साइक्लिक AMP वाला मॉलिक्यूल रेगुलेटरी सब यूनिट से जाके बाइंड करता है। रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करने के बाद में ये जो एंजाइम है ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक होता है रेगुलेटरी सब यूनिट का पार्ट, एक होता है कैटालिटिक सब यूनिट का पार्ट। और ये जो कैटालिटिक सब यूनिट है यही आगे जाके क्या करता है, जो प्रोटीन्स होती है उनको कैटलाइज करता है एंड प्रोड्यूस ट्रिगर सेलुलर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बात करी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस इन CPR in anaphylactic shock. So the answer is epinephrine. एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर पे काम करता है एंड causes vasoconstriction. अल्फा 1, एपिनेफ्रिन जब बीटा 1 पे काम करता है तो इट causes increase in heart rate and increase in the contractility of the heart. ठीक है, इसके अलावा IV एपिनेफ्रिन हम देते हैं इंट्राकार्डियक रूट से इन इमरजेंसी ड्यूरिंग CPR। डोपामिन की बात करें तो अगर कार्डियक शॉक की बात की जा रही है, अगर सिर्फ बात है कार्डियोजेनिक शॉक की, ड्रग ऑफ चॉइस की, तो उसके अंदर आता है डोब्यूटामिन। लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक प्लस ओलिग्यूरिया आता है तो हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी डोपामिन। अब डोपामिन किस तरीके से काम करता है ये डिपेंड करता है उसके डोज पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक निमोनिक है ये डब्बा, अगर लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट है तो ये D1 रिसेप्टर पे काम करता है एंड इट कॉजेज रीनल वेजोडाइलेशन। अगर इसका डोज 2 से 10 के बीच में है तो ये बीटा 1 पे काम करता है एंड इट कॉजेज
इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। और अगर मोर देन 10 है तो ये काम करता है अल्फा 1। तो इस तरीके से देख सकते हो ये एक निमोनिक बन गया डब्बा DBA। तो अल्फा 1 पे काम करेगा तो इट विल कोज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हमने बात करी कार्डियक स्टिमुलेंट्स जो कि सिम्पेथेरोमाइमेटिक्स है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फोस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। तो यूजुअली फोस्फोडाइएस्टरेज का काम क्या होता है? देखो, जो साइक्लिक AMP होता है या साइक्लिक GMP होता है, इनको तोड़ने का काम, इनका जो ब्रेकडाउन का जो काम है वो करता है फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। तो अगर हम इस फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा? उसके कॉन्सिक्वेंस में साइक्लिक AMP और साइक्लिक GM की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो हम अब ये फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट हम बात करेंगे फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर 3, या कह सकते हो PDE3 इनहिबिटर्स की हम बात करेंगे। तो PDE3 मतलब फास्फोडाइएस्टरेज 3 ये 2 जगहों पे मिलता है। ये प्लेटलेट्स के अंदर देखने को मिलता है और ये हार्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है, PDE इनहिबिटर है, दैट इंक्लूड्स सिलोस्टाजोल एंड डाइपाइरिडामोल। तो प्लेटलेट के अंदर ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और वही अगर बात करें हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर मेडिकेशंस जो है वो है एमरीनोन एंड मिलरीनोन। इनका काम क्या होता है? हार्ट के अंदर हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर लास्ट कार्डियक स्टिमुलेंट। इस कार्डियक स्टिमुलेंट का नाम है डिजॉक्सिन। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव नाम है, इसे डिजिटेलिस भी कहते हैं। और जिस मेडिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिजॉक्सिन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, डिजॉक्सिन कैसे काम करता है। सपोज दिस इज द कार्डियक मायोसाइट। तो इस पर 2 पंप्स होते हैं, एक है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि ये सोडियम को बाहर भेजता है और बदले में पोटेशियम को अंदर लाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं हम NCX, दैट इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम को बाहर भेजने का और सोडियम को अंदर लाने का, ठीक है। तो हमने बात करी है कार्डियक मायोसाइट की। इसके ऊपर 2 पंप मौजूद है, एक पंप है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा पंप जो है उसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है कि वो सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर लेके आता है। वहीं बात करें हम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की, तो उसका काम होता है सोडियम को अंदर लाना और कैल्शियम को बाहर भेजना। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है, हमने कोई मेडिकेशन नहीं दी है, इस तरीके से नॉर्मली यूनिवर्स के अंदर कार्डियक मायोसाइट काम करती है। अब हमने क्या कर दी, डिजॉक्सिन मेडिकेशन दी इस पेशेंट को। तो ये जो डिजॉक्सिन मेडिकेशन है ये क्या करती है, इस सोडियम पोटेशियम पंप पे जाके बाइंड करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मेडिकेशन डिजॉक्सिन। और क्या करती है, ये इस पंप को काम करने से बंद कर देती है। अब जब ये काम नहीं करेगा तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा
और ना ही पोटेशियम अंदर आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंट्रा सेलुलर सोडियम होगा वो बढ़ जाएगा, इंट्रा सेलुलर सोडियम बढ़ जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये जो हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ये पंप भी ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, जो कैल्शियम बाहर जा रहा था वो कैल्शियम अब बाहर नहीं जा पाएगा, कैल्शियम अंदर ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम है वो बढ़ जाएगा। और यही हम चाहते हैं, अगर कार्डियक मायोसाइट के अंदर कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यही हम चाहते हैं। तो इसको दोबारा से अगर हम समझे तो जो डिजॉक्सिन मेडिकेशन है वो सोडियम पोटेशियम पंप को ख़राब कर देती है। इसके ख़राब होने की वजह से जो इंट्रासेलुलर सोडियम है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, एक जो दूसरा पंप है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप वो भी ख़राब हो जाएगा। ये ख़राब हो जाएगा तो कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी बदौलत इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगा। एंड दैट्स वाई इट वर्क्स एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, जिसे हम कहते हैं आइनोट्रोपिक एक्शन। तो डिजॉक्सिन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, डिजॉक्सिन के बारे में एक बात है, डिजॉक्सिन जो होता है ये स्लो एक्टिंग होता है, मतलब इसको अपना इफेक्ट दिखाने में टाइम लगता है, स्लो एक्टिंग होता है और ये सिर्फ एक आइनोट्रोपिक ड्रग होती है। आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें उससे पहले एक बात और जानना जरूरी है कि डिजॉक्सिन जो होती है वो वेगल टोन को भी बढ़ाती है। वेगल टोन का मतलब हो गया पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। डिजॉक्सिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाती है। ठीक है, विच स्लोज कंडक्शन थ्रू एवी नोड, इसीलिए हम डिजॉक्सिन को एरिथमिया के अंदर भी यूज़ करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, सपोज आपने पेशेंट को दी डिजॉक्सिन, ठीक है, लेकिन उसकी जो गट है उस गट के अंदर केवल 60 to 70% डिजॉक्सिन ही एंटर करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गट के अंदर कुछ बाउंसर्स होते हैं, इन बाउंसर्स का नाम है क्या नाम है इनका, पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये डिजॉक्सिन जो अंदर आती है गट के अंदर उनको पकड़कर दोबारा बाहर फेंक देता है। इसीलिए 100% डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ 60 to 70% डिजॉक्सिन ही इंटेस्टाइन के अंदर जा पा रही है। लेकिन अगर हम इन पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर दें, इनहिबिट कैसे कर दें, कुछ मेडिकेशन होती है जैसे कि वेरापामिल हो गई या फिर एमियोडेरेन हो गई, तो इन दवाइयों का काम क्या होता है कि ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। तो अगर ये इनहिबिट हो गया तो डिजॉक्सिन जो होगा वो गट के अंदर चला जाएगा, है ना, उसको बाहर निकालने के लिए कोई है नहीं। तो सम टाइम दिस कैन लीड टू ओवरडोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक स्टिमुलेंट। वी हैव टॉक अबाउट कार्डियक स्टिमुलेंट का पर्पस क्या था कि हमें दिल को तेज धड़काना था, ज़्यादा रेट के साथ, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ। तो कार्डियक स्टिमुलेंट के अंदर हमने बात करी किस किस की, हमने बात करी सिम्पैथेनोमाइमेटिक्स की, हमने बात करी फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर्स की, और हमने लास्ट में बात करी डिजॉक्सिन की। सबसे पहले बात करी सिम्पैथेनोमाइमेटिक्स, जिसके अंदर हमने बात करी एपिनेफ्रिन की, डोपामीन की, डोबिटामीन की। हमने बात करी कि ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है वो कौन सी जी प्रोटीन से लिंक होता है, GS से लिंक होता है। हमने बात करी कि GS प्रोटीन किस तरीके से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमने बात करी। फिर हमने बात करी फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर्स की, जो कि पहले हमने ये जाना कि फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 प्लेटलेट्स में मिलता है और हार्ट में मिलता है। प्लेटलेट में क्या काम करता है, PDE3 inhibitor, it causes anti-platelet effects and the medication includes silocytazole and dipyridamole।
और हार्ट के अंदर हमने बात करी फिर, और लास्ट में हमने बात करी डाइजॉक्सिन की। हमने बात करी क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, और हमने बात करी इसके ड्रग इंटरेक्शन की। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक स्टिमुलेंट्स।